ओके, तो हम लोग रिज्यूम करते हैं। हम लोग कहाँ पर थे? हम थे एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे थे। तो एक सवाल आया एट्रीब्यूट्स के लिए कि हम आईडी, क्लास या नेम एट्रीब्यूट जो भी हम यूज करते हैं, इनका पर्पस क्या है? एट्रीब्यूट्स, इन इन एट्रीब्यूट्स का पर्पस क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो आईडी और क्लास का मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली क्या है, आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स है आपके सीएसएस के लिए भी, आपके जावास्क्रिप्ट के लिए भी। आईडी जो होगी, आईडी जो होगी वो किसके लिए यूज की जाएगी? यूनिकली आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट के तौर पर। और क्लास जो होगी वो ग्रुप आइडेंटिफायर के तौर पर। ठीक है, आपको सीएसएस के अंदर अगर आपको बात करनी है कि हमें मान लीजिए स्टाइल देना पड़ रहा है, स्टाइल देना है अगर इस सिर्फ एक इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को, तो हम सीएसएस सेलेक्टर में यूज करेंगे इसकी आईडी। या जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे सिर्फ करना है इसको, हमें कैप्चरिंग जावास्क्रिप्ट में कैप्चर करके एचटीएमएल एलिमेंट को और उस पर कोड लिखा जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें अगर कैप्चर करना है सिर्फ इस पैराग्राफ को सीएसएस सेलेक्टर में या फिर जावास्क्रिप्ट में, तो हम क्या यूज करेंगे? सिर्फ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को करना है तो आईडी का यूज करेंगे। हम इसकी आईडी के थ्रू इसको रेफरेंस करेंगे उस कोड में, और ये हमारा क्या होगा, कोड में रेफरेंस हो जाएगा। जब हम सीएसएस के अंदर भी अगर सिर्फ स्टाइल हमें किस पे देना है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे देना है, तो सीएसएस सिलेक्टर हम कौन सा यूज करेंगे? इसकी आईडी में। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये जैसे मैंने क्लास टेस्ट यहाँ लिखा और यही क्लास मैं क्या करूं कि इन हेडिंग्स पर भी लगा दूं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, क्लास देखिए रिपीट हो गई, तो ये क्या करेगा, जो भी मैं सीएसएस इस क्लास पर लगाऊंगा वो सारी की सारी सीएसएस क्या होगी, ग्रुप होकर इन सारी जहां जहां पर मैं ये क्लास लगाता जा रहा हूं वो इन सब पर अप्लाई हो जाएगी। इसलिए क्लास आइडेंटिफायर एक ग्रुप आइडेंटिफायर है। ठीक है, आईडी यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, अब बात आ जाती है नेम। आपने पूछा कि नेम क्या है, तो नेम बस बेसिकली नेम एट्रीब्यूट जो होता है, नेम पहली बात ज्यादातर यूज होता है किसके अंदर? इनपुट्स के अंदर। इनपुट की अभी हमने बात की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नेम एट्रीब्यूट होता है इनपुट के अंदर, और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो नेम एट्रीब्यूट बेसिकली किस लिए कैप्चर किया जाता है? नेम का काम भी वही है कि नेम जो है वो ज्यादातर लेबल्स, अगर हमें किसी इनपुट टैग के साथ लेबल लगानी है, आपको दिखता होगा वेब पेजेस के अंदर के यूजर नेम का इनपुट फील्ड है उसके ऊपर एक लेबल लिखा हुआ है कि यूजर नेम, ताकि यूजर को पता चल जाए कि ये जो इनपुट बॉक्स है ये यूजर नेम का है, तो हमें उसको एसोसिएट करना है उससे। तो हम उसको क्या करते हैं, नेम के अकॉर्डिंग, ये नेम एट्रीब्यूट जो इनपुट टैग के साथ अभी हमने देखा कि उसके अकॉर्डिंग लग जाता है। तो अभी इनपुट टैग के हम फॉर्म एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो HTML फॉर्म एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो ये नेम एट्रीब्यूट को भी देखेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि एट्रीब्यूट डिक्लेयर कैसे करते हैं। एट्रीब्यूट डिक्लेयर करना आपको समझ में आया? ये दोनों एट्रीब्यूट मैंने डिक्लेयर करे HTML के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, तो ये दोनों यहाँ पर एट्रीब्यूट्स ऐसे डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि ये तो रहा आपका टाइपोग्राफी कंपोनेंट्स के। टाइपोग्राफी कंपोनेंट्स में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एक आपका लिंक्स भी हो सकते हैं, लिंक्स, दैट इज योर एंकर टैग। एंकर टैग किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? ठीक है, एंकर टैग को डिफाइन कर लेते हैं। एंकर टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यहीं पर ही इसको ओपन किया और यहीं पर ही इसको क्लोज कर दिया, या फिर आप इसको अलग से भी क्लोज कर सकते हैं पेयर में। तो पेयर में हम इसको करते हैं, हम जैसा हमने सीखा है पेयर में ही इसको हम करके देखेंगे। ठीक है, तो अब बात की जाए एंकर टैग का यूज क्या है। एंकर टैग के अंदर मैंने कुछ लिख दिया, जैसे माय टेस्ट लिंक, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। और अब अगर मैं आ जाऊं अपने वेब पेज पर और मैं इसको रिफ्रेश करूं और नीचे जाऊं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको माय टेस्ट लिंक। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट ही दिखाई दे रहा है अभी तक आपको, लेकिन बात कहां पर आएगी, जब मैं यहां पर इसके लिखूंगा क्या, href, दैट इज योर रेफरेंसिंग ऑफ दिस लिंक। ये क्या है, एंकर टैग बेसिकली
लिंक क्रिएट करता है कि अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करना है या किसी वेबसाइट पर जाना है अपनी ही वेब पेज से, तो वेब पेज में जो लिंक्स मौजूद होते हैं वो लिंक्स बेसिकली एंकर टैग के थ्रू दिए जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैश टेस्ट लिख दिया है अभी मैंने। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये लिंक कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया, दिखाई दे रहा है आपको सबसे नीचे। ये लिंक कैसा हो गया, इसको ऊपर ले आते हैं, है ना, इसको ऊपर ले आते हैं ताकि बीच में दिख सके। तो एंकर टैग को हम बीच में ले जाते हैं। ये हम हेडिंग्स के बाद रख देते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए ये लिंक दिखाई दे रहा है आपको, और इस पर पॉइंटर आते ही देखिए पॉइंटर कैसा हो गया, होवरिंग फॉर्म में चला गया, ठीक है। हमारा जो कर्सर था ये कैसा हो गया, पॉइंटर हो गया थोड़ा, है ना, होवरिंग फॉर्म में चला गया। अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर टैग में इसकी लिंक दिखाई दे रही है, दैट जो मैंने पास करी थी, दैट इज हैशटैग टेस्ट। बहुत छोटा सा लेफ्ट साइड पर दिखाई दे रहा होगा आपको हैशटैग टेस्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ऊपर मेरे एड्रेस बार में एक लिंक अटैच हो गई, दैट इज हैशटैग टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, खुद ही राउट कर जाता है किसी भी दूसरे वेब पेज पर। ये लिंकिंग के लिए यूज होता है ये टैग। इसका काम किस तरीके से थोड़ा और आपको ऐसे समझ में आएगा। अगर मैं यहीं पर ही फायर्स टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट ओपन करूं और मैं ये लिंक, ये जो इनका जो बेस यूआरएल है, इसे कॉपी करके और उस एंकर टैग के रेफ में दे दूं, ठीक है। यहां पर मैंने इसको क्या किया, लिंक को उसका रेफरेंसिंग टैग क्या दे दिया, वो जो जिस वेबसाइट पर मुझे मूव करना है मैंने उसका लिंक दे दिया यहां। तो अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा, रिफ्रेश कर लेते हैं पहले इसको। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा, देखिए मैं कहां पहुंच गया, जो मेरी वेबसाइट थी दैट इज sopirus.com, मैं वहां पर पहुंच गया। और बैक करने पर मैं वापस से किस पर आ जाऊंगा, अपने HTML पेज पर। तो ये क्या बन गया, एक लिंक बना दिया उसने, इस पेज से इस पेज पर जाना है अगर, तो हम किसके थ्रू जाएंगे, एंकर टैग के थ्रू। और एंकर टैग के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, जो भी हमारी वेबसाइट का लिंक है वो हमें कैसे देना पड़ेगा, href के अंदर। सर ये जैसे लिंक का कलर यहाँ पे मतलब ब्लू सा, जैसे हम CSS में जाते हैं, बिल्कुल CSS से आप इसके पॉइंटर को भी चेंज कर सकते हैं, CSS से आप इसके नीचे आने वाले डेकोरेशन जो कि अंडरलाइन है उसे भी चेंज कर सकते हैं, इवन इसका एक्टिव लिंक भी चेंज कर सकते हैं, इसके अराउंड बनने वाला बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं जब ये पॉइंटर इस पर होवर करके आएगा। CSS से सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। जो इफेक्ट आप देखते हो वेबसाइट पर कि किसी बटन पर आप लेकर जाते हो तो वो बटन थोड़ा ब्लूइश हो जाता है पॉइंटर रखते ही, अराउंड उसके ब्लू बैकग्राउंड आ जाता है, वो सब आप CSS से स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें आप CSS से स्टाइल कर सकते हो। तो फिर वही पॉइंट कि स्ट्रक्चर HTML, स्टाइलिंग की बात आएगी CSS, ठीक है। तो यहां पर आपको यूज समझ में आया कि हम लिंक किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लिंकिंग। टाइपोग्राफी में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर आ जाते हैं आपके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब आपका बचा बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे आपने टेक्स्ट एडिटर्स में देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में, किसी टेक्स्ट को मैं बोल्ड के अंदर लिखूं, बोल्ड का टैग होता है बी टैग, बी टैग को मैंने क्लोज कर दिया यहां पर। दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। इफेक्ट देख लेते हैं। देखिए उसके सामने लिख दिया, एंकर टैग के सामने ही लिख दिया इसको, ठीक है। क्यों लिखा, एंकर टैग जब तक हमने इसको सेपरेट BR नहीं देंगे, जब तक वही लाइन ब्रेक नहीं लेगा, हमने इसको BR दे दिया।
आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ये बोल्ड टेक्स्ट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बोल्ड टेक्स्ट के अलावा और क्या क्या हो सकता है। एक और लाइन स्पेस ले लेते हैं, थोड़ा अलग से दिख जाए, दोनों की लाइन स्पेसिंग ज्यादा ले लेते हैं ताकि अलग अलग दिखते रहे। इटैलिसाइज करना है अगर हम, तो क्या होगा, आई, ठीक है। इटैलिक बोल्ड दोनों हो गए। टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बोल्ड है यहाँ पर, एंड ये यहाँ पर इटैलिसाइज हो चुका है। जितनी बार बीआर लगाएंगे मतलब ब्रेक लेंगे उतनी लाइन से लाइन ब्रेक होता रहेगा, एग्जैक्टली उतनी ही लाइन ब्रेक होती चली जाएगी। जितनी बीआर टेक्स्ट लगाओगे आप उतने लाइन ब्रेक का गैप आता जाएगा। 3 लगा दोगे 3 लाइन ब्रेक, 4 लगा दिए 4 लाइन ब्रेक, ठीक है। इससे बेटर टेक्निक सीएसएस के थ्रू जब हम स्पेशल टेक्स्ट की बात करेंगे कि जो स्पेस में, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करवाने के लिए या स्पेस में कंपोनेंट्स को कैसे कैसे रखा जाता है ग्रिड्स के अंदर या स्पेसेस के अंदर, जब हम इनकी बात करेंगे div टैग एग्जैक्टली, तो जब हम उनकी बात करेंगे कि स्पेस में कैसे अरेंज करते हैं एचटीएमएल कंपोनेंट के अंदर, तो हमें बीआर टैग्स की भी कम से कम जरूरत पड़ेगी। हमें ये बीआर टैग्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, ये सारा काम किसके थ्रू करेंगे, पैडिंग्स एंड मार्जिन्स के थ्रू, ठीक है। अब अंडरलाइन, अंडरलाइन है यू ओनली, ये टेक्स्ट है अंडरलाइन। तो आपके ये सारे टेक्स्ट हो गए। एक होता है स्ट्राइक। स्ट्राइक किस तरीके से होता है, आपने कभी कभी देखा होगा Amazon वगैरह पर, ये डिस्काउंट ऑफर है और बीच में स्ट्राइक टैग लगा हुआ है कि पहले प्राइस ये थी, स्ट्राइक आउट, एंड देन अब प्रेजेंट प्राइस ये है। तो स्ट्राइक टैग किस तरीके से काम करता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू का टैग भी वही है कि जैसे आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पर, मुझे इस टैग को, ये जो मेरा पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ को क्या करना था, थोड़ा सा इतने पोर्शन को स्ट्राइक कर देना था, इतने पोर्शन को क्या कर देना था, स्ट्राइक आउट करना है। तो ये देखिए ऊपर इस लाइन को ऑब्जर्व कीजिए, एक बीच में लाइन रखी, दैट इज स्ट्राइक थ्रू लाइन। तो ये इस टेक्स्ट को क्या कर दिया उसने, स्ट्राइक आउट कर दिया है। तो ये हो गए आपके, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, टाइपोग्राफी के। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट टैग आपने पढ़ा होगा, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है, एग्जाम्पल लिखकर बताता हूं मैं आपको। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको यहाँ पर, इसको भी याद कर लेते हैं। सुपरस्क्रिप्ट जैसे, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखने जा रहा हूँ, एक पैराग्राफ मैंने यहाँ लिखा, इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने लिखा CO, और मैंने यहाँ पर एक टैग और लगाया, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट, एक कैपिटल में सी COG कैपिटल में लिखा, और मैंने सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया 2, सॉरी सबस्क्रिप्ट के अंदर, सबस्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिख दिया CO2। तो आपको ये दिखाई दे रहा है,
ये किस तरीके से लिख कर आया है? हाँ सबस्क्रिप्ट। ये टू जो है वो कैसा बन गया? सबस्क्रिप्ट बन गया। छोटे टेक्स्ट जो नीचे लिखा जाता है, नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे थोड़ा, जो कि हम फॉर्मूलाज वगैरह में यूज करते हैं, वो बन गया सबस्क्रिप्ट। ठीक है, CO2 पढ़ा होगा आप लोगों ने, CO2। ठीक है, अच्छा वहीं पर ही मैं ये सेम काम करने जाऊं अगर, मैं यहां पर लिखूं x सर, हर बार लाइन ब्रेक करना जरूरी है? जी, लाइन ब्रेक करना हर बार वो मैं आपके उसके लिए दिखा रहा हूँ। लाइन ब्रेक जरूरी कहीं नहीं है, लाइन ब्रेक आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग देंगे। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ थोड़ा क्लियरली दिख जाए आपको बात डिटेल से, इसलिए मैं लाइन ब्रेक देता चला जा रहा हूँ। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट से क्या बन गई है? क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, x² + x3 इस तरीके का टेक्स्ट लिखना है सुपर स्क्रिप्ट के साथ, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके टाइपोग्राफी कंपोनेंट्स यहाँ पर बना दिए गए हैं। ठीक है, तो अराउंड 12-18 हो चुके हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद फॉर्म टैग्स कंटिन्यू करेंगे। फॉर्म टैग्स क्या होते हैं, और फॉर्म टैग्स को कंप्लीट करते करते, और डिवीजन स्पेशल टैग्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको कंटिन्यू करके हम फिर एट द एंड हम कंक्लूड करेंगे अपना HTML, और फिर HTML के साथ क्या यूज करना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा CSS। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ब्रेक। कोड का पेज खोल दो। तो हम लोग ब्रेक लेते हैं एंड हम रिज्यूम करेंगे। तो हम लोग रिज्यूम करते हैं फिर से, और हम अब देखेंगे थोड़े से डिवीजन टैग को देखते हैं हम, दैट इज योर स्पेस टैग, स्पेस बेस्ड टैग, एंड ऑल्सो हम उसके साथ देखते जाएंगे जो हमारा फॉर्म टैग्स मेनली, के फॉर्म्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं और फॉर्म का क्या पर्पस है, ये सारी चीजें हम देखेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना डिवीजन टैग। डिवीजन किस तरीके से काम में आता है, जैसे सपोज दैट मुझे ये जो मैंने हमारी यूएल्स बनाई हुई थी और ऑर्डर लिस्ट बनाई हुई थी, अगर मुझे इसको एक डिवीजन में लेकर आना है, एक डिवीजन, एक मतलब डिवीजन क्या हो गया, आप क्या समझ सकते हो कि हम अपने जो हमारा HTML का पेज है पूरा, उसको वेरियस डिवीजन यानी वेरियस स्पेसेस में डिवाइड कर सकते हैं, वन बाय वन ग्रिड्स में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको डिवीजन के थ्रू। हम बता सकते हैं HTML को कि ये एक पर्टिकुलर डिवीजन, एक पर्टिकुलर स्पेस एरिया है, जो भी टैग लिखा जाएगा वो इसके अंदर लिखा जाएगा। तो हम उसको आउटलाइन किस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो उसका टैग जो होता है वो होता है, जैसे सपोज मुझे ये एलाइज जो है हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, सपोज इनको एक डिवीजन में लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगा, इनके अराउंड, इनके ऊपर क्या बनाऊंगा मैं, यहाँ पर एक डिव टैग लिखा मैंने यहाँ पर, और इसको क्लोज कहाँ करा, जब ये लिस्ट खत्म हो रही है यहाँ पर इनको क्लोज कर दिया। तो ये क्या हुआ, अब एक डिवीजन में आ गए। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूं, और मैं इसका आउटपुट अगर मैं देखता हूं अपने पेज पर, तो अभी मुझे ऐसा कोई आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है इसका, है ना। लेकिन अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं और देखूं, तो यहाँ पर एक डिव लग गया है इसके अराउंड, ये दिखाई दे रहा है, ये हाँ एक डिव लग गया है, जो क्या कर रहा है, पूरे जो भी एलिमेंट्स हैं उसके अराउंड एक डिवीजन बन गया है। अब पता कैसे चलेगा मुझे कि ये डिवीजन एक्चुअल में ऐसा है या नहीं, थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी ताकि विजुअली दिख जाए। वैसे ही क्या है, सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाइंग है, ऐसा ऐसा कोई आपको डिवीजन अलग से क्या होता है कि विजुअली रिप्रेजेंट नहीं होता,
ठीक है, आप इसको अगर विजुअली रिप्रेजेंट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसके अराउंड एक बॉर्डर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके, आप लोगों की आसानी, क्योंकि डिवीजन कितना बड़ा है। ठीक है, तो वो बॉर्डर जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं किसके थ्रू करूंगा, थोड़ी सी सीएसएस के थ्रू। तो सीएसएस के थ्रू किस तरीके से लिखूंगा मैं, थोड़ी सी सीएसएस लिखने जा रहा हूं मैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोगों को विजुअली दिखाने के लिए कि डिवीजन दिखता कैसा है मैं उसके लिए बना रहा हूं। मैंने यहाँ पर स्टाइल टैग लिखे हेड में, कहा स्टाइल हमेशा हेड में, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डिवीजन पर मैंने सीएसएस लिखनी स्टार्ट करी। सीएसएस हम इस तरीके से लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिवीजन टाइप के लिए। ठीक है, सेलेक्टर मैंने क्या दिया है यहाँ पर, सीएसएस को मैंने सेलेक्टर की जरूरत होती है कि अगर ये स्टाइल लिखना है तो कहाँ लगाना है, स्टाइल आपको बताना पड़ेगा ना कि लगाना किस पर है, तो मुझे डिव पर लगाना है। ठीक है, तो मैं डिव के अंदर ये स्टाइल लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर, बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है सीएसएस प्रॉपर्टी। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 पिक्सल एंड दैट विल बी सॉलिड, और उसका कलर लिख दूंगा मैं यहाँ पर ब्लैक। ठीक है, अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर थोड़ा कुछ, हाँ हाँ सॉरी, यहाँ पर ये डबल कोर्स में नहीं आएगा, यहाँ पर इसको नॉर्मली भी लिख सकते हैं, सॉरी मैं रिएक्ट से कंफ्यूज कर गया यहाँ पर जी। सो ये आपका बॉर्डर बन गया है, आपको दिखाई दे रहा है डिवीजन जो है वो विजुअली यहाँ पर रिप्रेजेंट, मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा स्टाइल कर दिया इसको, तो ये है एक्चुअल में डिवीजन आपका। ये डिवीजन क्या कर रहा है, आपका व्यू पोर्ट, पूरे व्यू पोर्ट के बराबर की विड्थ ले रहा है आपकी, और हाइट किसके अकॉर्डिंग लेता जा रहा है, जो एलिमेंट हम इसके अंदर पुट करते जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हाइट लेता जा रहा है। अगर यही डिवीजन मैं सिंपल बना दूं तो इसकी कोई हाइट नहीं होगी अनलेस आप इसको एक हाइट सीएसएस के थ्रू ना प्रोवाइड कराओ। ठीक है, तो डिवीजन की हाइट जब तक नहीं मिलेगी इसको, जब तक हम कोई इसको हाइट ना दें। ठीक है, तो ये हाइट इसको कैसे मिली है, जो हमने इसके अंदर एलिमेंट रखे हैं उनके बेसिस पर। तो ये डिवीजन का पर्पस क्या है बेसिकली, कि हम इसको बाकी सबसे, देखिए बाकी सबके कंपैरिजन ये क्या हुआ, अलग हो गया है ना। अब अगर मैं बाकी सबके अराउंड भी एक डिवीजन बना दूं, इसी तरीके का डिवीजन अगर मैं यहां लगा दूं और मैं इसे जहां क्लोज कर दूंगा उतना पोर्शन कहां हो जाएगा, डिवीजन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, उतना ही पोर्शन डिवीजन के अंदर हो जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए ग्रीड टैग और पैराग्राफ टैग को डिवीजन के अंदर लाना है मुझे, तो मैं ये इनको यहां ले आया डिवीजन के अंदर। तो देखिए इनके अराउंड एक और डिवीजन बन गया, एक डिवीजन हमारा यहां पर है, ठीक है, और एक डिवीजन यहां बन गया हमारा। आपने डिवाइड कर दिया ना, आपने पेज को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर दिया, तो डिवीजन का पर्पस यही है। क्यों क्यों करने की जरूरत पड़ जाती है, डिवीजन्स में रखने की जरूरत पड़ जाती है, हमें कुछ काम करना है तो इसलिए में काम करना है। हाँ, मतलब हमें अपने एलिमेंट्स को, अब जरूरी नहीं है ना कि हमें ये एलिमेंट जो है पूरी ही विड्थ ले, हो सकता है हमें अपने पेज के कुछ एक पोर्शन का ये टेक्स्ट रखना है सिर्फ, है ना, एक पर्टिकुलर पोर्शन पर रखना है, पूरी विड्थ पर नहीं रखना। जैसे ये अभी पूरी विड्थ दिया हुआ है, अगर मैं इसी डिवीजन को, इसको देखिए अब आपको समझ में आएगा कि उस एट्रीब्यूट का काम क्या है। देखिए अगर मैं डिवीजन लिख दूं यहां पर और मैं यहां पर विड्थ कर दूं, विड्थ मैंने यहां पर कर दी 40%, विड्थ मैंने कितनी कर दी 40%, डिवीजन की विड्थ मैंने कर दी है अगर 40%, तो आप लोग यहां पर ये देखिए डिवीजन कितना हो गया, ये व्यू पोर्ट का 40% एरिया ले लिया इसने। अब जो भी चीजें होंगी इस डिवीजन के अंदर तो इस विड्थ से बाहर नहीं जाएंगी, इसके अंदर है भले ही हो जाएंगी, इसके बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर आपने लगा था 40% और हम लिखते हैं 40% जगह 40 VW व्यू पोर्ट विड्थ, देखो तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किसमें व्यू पोर्ट। हाँ देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ किसके रेफरेंस में होती है, आपका पूरा व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या है, ये जो पोर्शन है आपका,
ये जो वाइट एरिया दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये जो आपका वाइट एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर पेज का, ये आपका व्यू पोर्ट है, ठीक है। और परसेंटेज की बात अगर मैं करूं तो परसेंटेज रेफरेंसिंग परसेंटेज है। रेफरेंसिंग परसेंटेज का मतलब आप एक डिवीजन बना दिया आपने 100%, सपोज दैट एक डिवीजन बना दिया जो कि 100% पूरी व्यू पोर्ट विड्थ ले रहा है, ठीक है। उसके अंदर एक और डिवीजन रखा और फिर आपने उसको दिया 40%, तो वो जो 100% वाला पेरेंट डिव है उसके रिस्पेक्ट की 40% लेगा वो, समझ रहे हैं आप। तो परसेंटेज जो है वो पेरेंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कितनी परसेंटेज आनी है वो परसेंटेज से रिप्रेजेंट होता है। अगर मान लीजिए आपका पेरेंट डिव 60% विड्थ का है, यही मैं आपको एग्जांपल लेकर ही समझा देता हूं। ये जो आपका डिवीजन था ये मैंने आपका कितना बनाया, अब इसको सपोज कर लेते हैं 80% कर लेते हैं इसमें, ये 80% था सपोज दैट, है ना। मैंने पैराग्राफ के अराउंड एक और डिव लगा दिया, ठीक है, और मैंने इसको आईडी दे दी है div 2। ये सीएसएस को अभी कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सीएसएस के पूरा बता दूंगा आपको। समझिएगा इस चीज को। ये देखिए एक डिवीजन दिखाई दिया आपको, देखिए मैंने यहां पर क्या किया, एक पेरेंट डिव लिया जिसको मैंने हाइट, जिसको विड्थ कितनी दी हुई थी 80%, ठीक है। 80% वो किसकी ले रहा था पहले, परसेंटेज किसके रेफरेंस में ले रहा था, बॉडी के उसका पेरेंट है क्या है, बॉडी, पूरी बॉडी के रेफरेंस में जब वो 80% ले रहा है तो वो उसने कितनी ले ली, एरिया कितना ले लिया यहां तक 80% तक, ठीक है। लेकिन अब जब इसके अंदर एक और चाइल्ड डिवीजन बनाया मैंने और उसको मैंने कितनी विड्थ दी, उसको विड्थ दी 60%, तो उसने किसके रेफरेंस में लिया, अपने पेरेंट डिवीजन के, अपने पेरेंट डिवीजन के रेफरेंस में लिया, दैट इज 80% का 60%, एग्जैक्टली, समझ में आया। तो परसेंटेज इज अ रेफरेंसिंग प्रॉपर्टी, ये नहीं उस डिवीजन के हिसाब से जो जिसके अराउंड, जिसके अंदर ये आ रहा है। यहाँ अगर मैं वी डब्ल्यू कर दूं तो इनका पूछना है कि अगर इसको वी डब्ल्यू कर दूं तो क्या होगा। तो देखिए अब ये किसके रेफरेंस में ले रहा है, बढ़ गई, देखिए ये किसके रेफरेंस में ले रहा है, ये व्यू पोर्ट की विड्थ ले रहा है, व्यू पोर्ट दैट इज योर होल पेज, बॉडी जी, पूरा जो बॉडी का जितने भी विड्थ है वो व्यू पोर्ट विड्थ है आपकी, वो उसके रेफरेंस में ले रहा है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन वी डब्ल्यू एंड परसेंटेज। सर अगर टैक्स के स्टैंड पे ले जाओगे किसके, ये टैक्स अगर चेंज करते हो तो हिसाब से चेंज होता रहेगा, मतलब जैसे डिवीजन बनाया जी, टैक्स हमने छोटा कर दिया तो डिवीजन में उस हिसाब से छोटा हो जाएगा टेक्स्ट। अगर देखिए आपको टेक्स्ट के हिसाब से कोई भी चीज रखनी है, आप उसको अगर सर्टेन विड्थ दे दोगे तो वो उस विड्थ पर स्पेसिफाइड है, लेकिन अगर आप उसको कोई विड्थ नहीं देते हो तो जो उसके अंदर जितने भी टैग्स मौजूद होंगे वो उसके अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट लेता चला जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से जी हिसाब से अपना, हाँ मैंने देखिए यहाँ पर किसी को भी हाइट दी है, किसी भी डिव को मैंने हाइट दी अभी तक नहीं दी, हाइट देखिए खुद बनती जाएगी उसकी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर HTML टैग्स रखे हुए हैं, दैट इज पैराग्राफ एंड प्री फॉर्मेटेड, ठीक है। तो इसलिए वो हाइट खुद देता जा रहा है। और अच्छा कन्वेंशन यही है कि जब भी डिविजन्स आप लिखो तो डिविजन्स को हाइट स्पेसिफाई आप जब तक जरूरत ना पड़े, जब तक ना देकर आप क्या करो उसमें एलिमेंट्स रखते चले जाओ, वो खुद हाइट देते जाओ, ठीक है। ये एक अच्छा कन्वेंशन है हमेशा। ठीक है, तो ये तो बात रही आपकी डिवीजन की, मैं इन सबको हटा देता हूं अभी। यहाँ पर समझ में आया आपको परसेंटेज का क्या मसला होता है और नॉर्मल VH का मसला क्या होता है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं रहेगी। अब 80% ये जो है किसके रेफरेंस में है, बॉडी के, ये डिव किसके अंदर आ रहे हैं, डायरेक्टली बॉडी के अंदर, तो ये बॉडी की 80% विड्थ ले रही है। जैसे मैं 80 VH लिख दूंगा तब भी ये सेम ही लेगा क्योंकि बॉडी पूरी को ऑक्युपाई कर रही है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है।
तो ये हमारे डिविजन बन गए दो 80% विड्थ के साथ। ठीक है, अब इसी में ही हमको फॉर्म्स रखने हैं। क्या रखने हैं? फॉर्म्स। तो फॉर्म्स के लिए अलग पेज बना लें, एक दूसरा पेज बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो गया कोड, तो हम एक और पेज बना देते हैं। फर्स्ट फॉर्म डॉट एचटीएमएल, मैंने सारा कोड यहाँ रख दिया है। हमने एक न्यू बॉडी टैग बना लिया। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग डिव से करते हैं। एक डिव बना लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। अब जब हम डिव पढ़ चुके हैं तो हम हमेशा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिव बनाते चलेंगे हर बार। ठीक है, हमने एक डिव क्रिएट कर लिया है यहाँ पर। अब डिव के अंदर हमें रखने हैं फॉर्म्स, फॉर्म एलिमेंट्स। तो फॉर्म एलिमेंट्स हम कहां से रखते जाएंगे? फॉर्म एलिमेंट्स रखेंगे हम सबसे पहला फॉर्म एलिमेंट जो कि हमको पढ़ना है, दैट इज फॉर्म। उस टैग का नाम ही क्या है? फॉर्म। जब हम फॉर्म को शुरुआत करते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर्म टैग। ये फॉर्म टैग जब तक विजुअली कुछ नहीं दिखाएगा, इसके अंदर के कंपोनेंट्स जब तक आप नहीं रखेंगे। ये फॉर्म बस क्या आउटलाइन कर रहा है कि हमारा यहाँ पर एक फॉर्म स्टार्ट होगा जिसके अंदर हम फॉर्म कंपोनेंट्स रखेंगे, और वो फिर क्या होगा, इस पर लगने वाले इवेंट वो इस फॉर्म टैग के थ्रू होंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए। तो इसलिए हम ये फॉर्म टैग बनाते हैं। सबसे पहले टैग डिवीजन के बाद हमने बनाया एक पैरेंट डिवीजन बना लिया। बॉडी, देखिए बॉडी के अंदर डायरेक्टली कोड करना एक अच्छा कन्वेंशन नहीं है। डिवीजन हमेशा क्या मार्क करता है, हमें ये मार्क करता है कि ये सेक्शन किस लिए है, ये सेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वो स्पेस टैग है ना। स्पेस टैग का काम क्या है कि आपके HTML पेज में ये मार्किंग करते जाना कि स्पेस टैग, स्पेस, ये स्पेस किस लिए यूज हो रही है, ये स्पेस किस लिए यूज हो रही है, इस स्पेस में फॉर्म रखा जा रहा है, इस स्पेस में मेरे पैराग्राफ्स हैं, इस स्पेस में मेरे कार्ड्स हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिटेल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिविजन्स को शुरू से बनाया जाता है बॉडी के अंदर। सबसे पहले एक कंटेनर डिवीजन बनाया जाता है। कंटेनर के अंदर हेडर डिवीजन होता है, फिर एक फुटर डिवीजन होता है। बीच में क्या होता है, जो भी आपका सेक्शन है, अलग अलग सेक्शंस हैं, उनके डिवीजन्स आते हैं। इस तरीके का पेज का फॉर्मेट होता है। तो हमने अभी सिंपल क्या करा कि एक डिव ले लिया, उसके बीच में फॉर्म टैग ले लिया। अब फॉर्म टैग के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला टैग जो हम बनाएंगे वो है हमारा इनपुट। इनपुट किस तरीके से बनाया जाता है? इनपुट सिंपल है कि आप इनपुट को यहीं पर ही, इसका क्लोजिंग टैग नहीं, ठीक है, इनपुट को आप एज इट इज लिख दीजिए, इनपुट, ये बन गया। ठीक है, इसको नेम, आपको इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, देखिए अलग अलग। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या होता है, आपने देखा होगा इनपुट टैग, इनपुट बॉक्स के अंदर बीच में कि इसके अंदर फिल आउट क्या होना है, जैसे प्लीज एंटर योर यूज फर्स्ट नेम, प्लीज एंटर योर सेकंड नेम, इस तरीके की चीज है, वो किसमें लिखी जाती है? प्लेस होल्डर। तो हमने इसको प्लेस होल्डर दे दिया, दैट इज फर्स्ट, प्लीज, हमने यहां लिख दिया प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, इसको सेव किया। फर्स्ट फॉर्म को अब हम ओपन करेंगे, तो हम जाते हैं वापस से अपने फर्स्ट फॉर्म फाइल पर और इसको ओपन कर देते हैं क्रोम से। तो आपको दिखाई दे रहा है एक टैग बन, एक ऊपर इनपुट बॉक्स बन गया। इसको जूम कर लेते हैं, तो ये आपको इनपुट बॉक्स दिखाई दे रहा है, और यहां पर क्या लिख रहा है, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि हमने इसको विड्थ नहीं दी हुई है, तो इसको हमें थोड़ी सी विड्थ देनी पड़ेगी, 80%, 80%। इनपुट को दे सकते हैं। ठीक है, 50% दे दिया हमने उसके डिव का, तो उसने आधी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली उस इनपुट बॉक्स में। ठीक है,
अब देखिए ये जो फॉर्म है मेरा, मैं इसको थोड़ा सा अलग करना चाह रहा हूँ कि अब देखिए डिवीजन, देखिए अजीब सा दिख रहा है कि डिवीजन जो है वो आ, इसको 100 ही कर देते हैं, कंटेनर डिवीजन है हमारा, ठीक है 100 कर देते हैं। तो देखिए डिवीजन के अंदर मुझे फॉर्म कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए देखिए फॉर्म जैसे ही मैंने डिवीजन बढ़ाया आपको क्या दिखा, फॉर्म की भी विड्थ अकॉर्डिंगली बढ़ गई, क्योंकि मैंने क्या लगाया हुआ है 50% ऑफ दैट डिवीजन। तो फॉर्म क्या हो गया, वो इनपुट बॉक्स क्या हो गया, उसके 50% पर आ गया जो डिवीजन था हमारा। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा ये जो फॉर्म है इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा मतलब मार्जिन दे देता हूँ ताकि ये 15 पिक्सल की मार्जिन दे दी है मैंने। तो ये चारों तरफ से मार्जिन आ गई थी। ये क्या चीजें हैं, सीएसएस वो स्टाइलिंग हमें करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हम समझिए कि देखिए हमारा क्या हुआ, फॉर्म की स्टार्टिंग हुई है, फॉर्म में ये हमारा इनपुट बॉक्स आ गया है, इसमें आप फिल आउट कर सकते हैं, देखो जो हमारा इनपुट बॉक्स हुआ करता है, ठीक है। तो इनपुट के लिए क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है। इनपुट के लिए क्या है क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है। इनपुट एचटीएमएल के अंदर सारे टैग, ये तो एचटीएमएल के जो उन्होंने सिंटैक्स बना दिए गए जेनेरिक, इसके अकॉर्डिंग है, इनपुट में नहीं जरूरत उसकी, इनपुट को आप सिंगुलरली लिख सकते हो, ठीक है। इनपुट को आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, अब ये तो कन्वेंशन एचटीएमएल का है, ठीक है। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे कि नेम की जरूरत क्या होती है, किसी का एक क्वेश्चन आया था कि नेम एट्रीब्यूट की जरूरत क्या होती है। तो मैं यहां पर लिखता हूं नेम, फर्स्ट नेम लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है। नेम मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट नेम, एक मिनट रुकिए थोड़ा क्लियरली, फर्स्ट नेम लिख दिया है मैंने यहां पर, ठीक है। अब यहां पर मुझे एक लेबल लगाना है, सपोज इस इनपुट बॉक्स के अराउंड एक लेबल लगाना है कि ये इनपुट बॉक्स किस चीज का है। तो मैंने क्या किया, लेबल टैग लिया, लेबल टैग पेयर टैग है, ठीक है। और यहां पर लिखा मैंने फॉर, और फॉर में बिल्कुल सेम वही नेम पास कर दिया जो कि इसका इनपुट टैग का नेम है, ठीक है। और उसमें मैंने टैग्स लिख दिया लेबल के अंदर फर्स्ट नेम। तो अब आप देखेंगे फॉर्म के साथ एक लेबल भी लग गया है, फर्स्ट नेम, ठीक है, लग गया यहां तक। फर्स्ट नेम नाम का टैग लग गया है। इसको हम अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, वही हमारा जो हम बीआर यूज करते आ रहे थे कि लाइन स्पेस देना है हमको, तो लाइन स्पेस देने, वो एक लाइन ब्रेक देने के लिए बीआर, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, और फॉर्म की और चीजें भर लेते हैं इसके अंदर की, और क्या क्या हो सकता है, साइन अप फॉर्म के टाइप बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। फर्स्ट नेम यहां पर हो गया, इसको नाम दे देते हैं सेकंड नेम, दैट इज योर लास्ट नेम, सॉरी इसको दे देते हैं लास्ट नेम। प्लेस होल्डर में भी हम चेंजेस कर देते हैं अकॉर्डिंगली, और इसको भी हम नेम को, ताकि हमारा लेबल इसको कैच कर ले, हम इसको कर देते हैं। और ये हमने रिफ्रेश किया, हाँ तो देखिए अभी ये बीआर की जरूरत है इसको, तो हम दो बीआर टैग यहाँ लगा देते हैं ताकि लाइन ब्रेक्स आ जाए। ठीक है, ये आपका बन गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फॉर्म बन गया आपका, ठीक है। अब इसमें एक चीज की क्या कमी रह गई, बता सकता है कोई, देखकर ऑब्जर्व करके बताइए क्या काम रह गया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, क्या रह गया इसमें, अरे बटन नहीं रह गया, सबमिट कैसे करेंगे, बटन हम इसको सबमिट कैसे करेंगे, ठीक है। तो बटन के लिए दोनों ही तरीके हैं, या तो आप बटन ले लीजिए,
उसको टाइप दीजिए सबमिट, और उसका टेक्स्ट जो है वो यहां लिख दीजिए, दैट इज सबमिट फॉर्म, ऑफ कोर्स br टैग। अभी आपका बटन भी आ गया, तो एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया किसके लिए, फॉर्म सबमिशन के लिए। अब आप लोगों में से किसी ने भी मुझसे ये सवाल पूछा कि टाइप क्यों दी मैंने, टाइप एट्रीब्यूट क्यों दिया। बहुत सारी बातें आ रही होंगी आपके दिमाग में कि ये नेम को लेबल से हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेम एट्रीब्यूट आपने पूछा था कि नेम एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है, एसोसिएशन विद लेबल, ठीक है। और भी चीजें हैं इसकी, इसको जब जावास्क्रिप्ट में रेफरेंस करते हैं तो इस नेम के बेसिस पर करते हैं, ठीक है, इसलिए यूज होता है। आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट है नेम। प्लस अब जब बटन मैंने बनाया तो बटन मैं सिंपल बटन भी तो बना सकता था। अगर मैं यहाँ पर देखिए टाइप में जाऊं इसके, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल बटन, मेन्यू, रीसेट, सबमिट, कई तरीके के टाइप्स आ रहे हैं। मैंने सबमिट ही क्यों चूज करा? कोई बता सकता है मुझे कि सबमिट का काम क्या होता है यहाँ? नहीं, सबमिट का पर्पस क्या है? ये जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक्शन एट्रीब्यूट होता है जो कि क्या करता है, किसी पेज पर ले जाता है सबमिशन होने पर, ठीक है। अगर मैं यहां लिख दूं ओके, ये उसके साथ वर्क करता है पेज। हाँ, अगर हमें, हाँ सॉरी, यहाँ पर कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कराना है एक्शन के अंदर, तो हम वो कोड का फंक्शन यहाँ पास कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, जो कि हमारा क्या करेगा कि एट द एंड ये जो डेटा है हमारा, देखिए आप यहाँ पर ऊपर पैरामीटर्स में देख रहे हैं, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यूज लेकर जा रहा है, और ये कहाँ सबमिट कर देगा, सर्वर साइड में, ठीक है। तो एक्शन का पर्पस यही होता है। सबमिट बटन क्या करता है, सबमिट बटन जो भी जिस फॉर्म के अंदर वो सबमिट बटन लगा हुआ होगा उसके वो सारे इनपुट्स को लेकर उसका डेटा क्रिएट करके किसी जावास्क्रिप्ट फंक्शन को दे देगा, और वो जावास्क्रिप्ट फंक्शन को क्या करेगा, एट द एंड सर्वर साइड पहुंचा देगा उस डेटा को, ठीक है। तो इसलिए अब जैसे मैं बात करता हूं, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर देखिए फिल करूंगा मैं कुछ भी, तो ऊपर देखिए यूआरएल देखिएगा, ये यूआरएल दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। देखिए उसने पहुंचा भी दिया वेबसाइट पर जो मैंने वेबसाइट डाली थी, और ऊपर यूआरएल में क्या आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम विद डेटा, और जो मैंने फिल किया ना वो डेटा भी आ गया है ऊपर, ठीक है। इसको जूम करके दिखा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा, दिख रहा है ना, वेबसाइट जूम हो गई। ये इसके पैरम्स में वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी आ चुका है, तो यानी डेटा भी सेंडिंग हो रही है प्लस रीडायरेक्शन भी कर रहा है वो जहां पर पहुंचाना है, जिस पेज पर पहुंचाना है सबमिट करने पर। तो आपने देखा होगा लॉगिन पेज को सबमिट करते हैं तो प्रोसेसिंग होने के बाद हमें दूसरे पेज पर पहुंचा देता है। वो सारा काम किसके थ्रू हैंडल होता है, इस फॉर्म के थ्रू, ये जो फॉर्म है आपका इसके थ्रू हैंडल होता है वो सारा काम, और इस सबमिट बटन के। तो सबमिट बटन को टाइप सबमिट देने का पर्पस समझ में आया आपको, स्पेसिफिकली मैंने टाइप क्यों इसकी सबमिट दी है, ठीक है। ये सबमिट पर क्या करता है, इसका जो भी एक्शन इवेंट है या एक्शन जो भी है उसको फायर करता है, और उसके अकॉर्डिंग डेटा जो है वो हमारा रिस्पेक्टिव सर्वर पर या एपीआई पर चला जाता है, प्लस उस वेब पेज को रेंडर करा देता है जो उसके बाद जाना है। अगर ये सिंपल बटन होगी तो ये चीजें नहीं कर पा, फॉर्म में एक्शन फाइल कर देता हूं, बिल्कुल कर सकता है। अगर आप, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं इवन आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप फॉर्म टैग लगाइए, अगर आप सिंपल इसको बटन ले देते हैं, ठीक है, आप चाहें तो सिंपल इनपुट बॉक्सेस से डेटा लेकर वो भी भेज सकते हैं। जावास्क्रिप्ट आपको हर तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपके पास फॉर्म भी नहीं बना हुआ है, सिर्फ इनपुट बॉक्स और बटन लगा हुआ है,
तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स के आइडेंटिफायर अगर है आपके पास, आईडी उसकी आपके पास है या नेम आपके पास है, तो उसके बेसिस पर आप उस इनपुट बॉक्स से डेटा लेकर और कहीं भी भेज सकते हो सर्वर साइड पर उस बटन के क्लिक होने पर। तो इस पर देखिए, इस बटन की अगर मैं इसको नॉर्मल बटन बना दूं तो इस पर ही एक इवेंट होता है ऑन क्लिक, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये क्या करता है, ऑन क्लिक होने पर जो भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन आपको एग्जीक्यूट कराना है वो यहाँ एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, और उस फंक्शन से आप इस इनपुट बॉक्स से भी डेटा ले सकते हो, इस इनपुट बॉक्स से भी डेटा ले सकते हो और उसे सर्वर पर सबमिट करा सकते हो। ये सारा काम आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। ये फॉर्म का एक्शन करने का तरीका जो था वो पहले यूज किया जाता था, जब जावास्क्रिप्ट के अंदर ये मेथड्स आ चुके या नई टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज आ चुकी कि हम इस फॉर्म से डेटा, हमें जरूरी नहीं है हम फॉर्म टैग लगाएं, हम इनपुट से सीधे डायरेक्टली डेटा लेकर और इस बटन क्लिक पर हम क्या कर सकते हैं, उनको सबमिट करा सकते हैं वाया जावास्क्रिप्ट। ये फ्लेक्सिबिलिटी जावास्क्रिप्ट में प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो वापस से बात कर लेते हैं। ये हमारा सिंपल फॉर्म रेडी हो गया था। ठीक है, अब इसके अंदर और कंपोनेंट्स लगाने का ट्राई करते हैं। और क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे? रेडियो बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, किसी ने बोला यहाँ पर रेडियो बटन। चलिए तो रेडियो बटन लगाते हैं। रेडियो बटन बेसिकली होता क्या है? वो भी एक इनपुट टाइप है। अब डिफाइन कैसे करोगे? देखिए, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होती है इनपुट बॉक्स की? टेक्स्ट, टेक्स्ट होती है। लेकिन अगर मैं यहां पर टाइप एट्रीब्यूट दूं तो देखिए यहां पर टाइप की एक बड़ी सी लिस्ट ओपन होकर आ गई कि हम इस इनपुट को किस तरीके का लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो बटन हो जाए, हम चाहते हैं वो चेक बॉक्स हो जाए, कलर सेलेक्टर भी हो सकता है, डेट सेलेक्टर भी हो सकता है, डेट टाइम सेलेक्टर भी हो सकता है, ईमेल टाइप भी हो सकता है, फाइल टाइप भी हो सकता है, हिडन भी हो सकता है। हिडन मतलब दिखेगा ही नहीं वो। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए जैसे आई के लिए होता है पेज इंफॉर्मेशन, अगर आपको information- वो तो आपका टूल टिप होगी ना, वो अलग कंपोनेंट है जी। अब बात आ गई रेडियो बटन लगाना है। देखिए यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा है, एक टाइप दिखाई दे रही है इनपुट की, क्या? रेडियो। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसकी टाइप क्या हो गई? रेडियो टाइप हो गई, है ना। इसका नेम दे दिया मैंने। यहां पर नेम की इंपॉर्टेंस देखिएगा, इसका नेम दे दिया मैंने अग्रीमेंट। ठीक है, इसका नेम दे दिया मैंने एग्रीमेंट। ठीक है, एक और इनपुट बॉक्स लिया मैंने, उसकी भी मैंने टाइप डिफाइन करी, उसको नाम, उसको भी मैंने रेडियो बोला। ठीक है, और इसको नाम दिया मैंने, इसको मैंने कोई नाम नहीं दिया, इसको मैं छोड़ देता हूं अभी, है ना। और लेबल लगा देते हैं दोनों के अराउंड, इन दोनों के अराउंड लेबल्स लगा देते हैं ताकि हमें ये दिख जाए अलग अलग। लेबल्स भी तो लगना जरूरी है क्योंकि वैसे तो इनका कोई वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, कोई भी आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट नहीं होगा जब तक हम इसके अराउंड लेबल नहीं लगाएंगे। तो हम लगा देते हैं, इसको यस कर देते हैं। ठीक है, और इसको नो कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्रीमेंट के लिए लगा दिया है ये लेबल मैंने। और ये लेबल मैंने यहाँ पर ये भी इसके लिए लगा दिया है। इसको मैंने कोई फॉर नहीं दिया हुआ है, इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ अभी। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, हमने रिफ्रेश करते हैं अगर हम, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अभी लेबल को भी रहने देते हैं।
लेबल की जगह पर लेबल दोनों रहने देते हैं। अभी हम सिंपल लिखते हैं इनपुट बॉक्स किस तरीके से बने हमारे। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इनपुट टाइप किस तरीके के बने हैं। इसके बाद अभी BR टैग देना जरूरी है यहाँ पर, ताकि बटन नीचे लाइन में आ जाए हमारे। थोड़ा सा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इनपुट बॉक्सेस बन गए हमारे। लेकिन ये इनपुट, ये रेडियो बटन जो, सॉरी रेडियो बटन बन गए, लेकिन ये रेडियो बटन देखिए एक के सिलेक्ट होने पर दूसरा हट जाना चाहिए था। होता ऐसे ही है ना, कि एक सिलेक्ट किया तो दूसरा हट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? उसका उसका यूज आता है नेम के साथ। अगर ये नेम में सेम नेम यहां दे दूंगा और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो अब एक बार में एक ही सेलेक्ट होगा। ठीक है, जो उसका रिस्पेक्टिव ऑप्शन होगा। नेम से क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएट कर गए। एसोसिएट किस तरीके से कर गए कि ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये जो है एक ही रिस्पॉन्स के लिए यूज हो रहे हैं ये दोनों इनपुट्स। ठीक है, अब मैं इसके अराउंड लेबल लगाता हूं, लेबल लगाने की ट्राई करते हैं। तो लेबल के लिए आईडी दे देते हैं। इसकी आईडी मैंने यस दे दी है, तो फॉर इसको कर देते हैं यस एंड ट्राई करके देखते हैं। बहुत ज्यादा गैप नहीं आ गया। लेबल बाद में रखते हैं इसके। ठीक है, मेरे ख्याल से ये इनपुट को जो हमने 50% दिया है ना, इसकी वजह से हो रहा है। हाँ, ये इसकी वजह से ही हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये अब हमने कम कर दी। तो ये इनपुट बॉक्स पर CSS जो लगी हुई थी उसकी वजह से गड़बड़ हो रही थी हमारी। कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको ठीक कर दिया। ये यस के लिए हो गया इनपुट बॉक्स हमारा। अगर हमें यस सेलेक्ट करना है, यस एज एन इनपुट देना है तो ये, और अगर हमें नो इनपुट देना है तो हम इसको ही नीचे वाले के लिए लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आप ऑब्जर्व करिए कि जब नेम को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर नेम को यूज कर रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रेडियो बटन हैं। तो अब लेबल के लिए हम नेम यूज नहीं कर सकते। तो नेम भी क्या है, आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट है। हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, आईडी। आईडी से भी लेबल जो है वो रेफर कर जाएगा, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स है, चाहे आईडी हो चाहे नेम हो। तो आईडी और नेम का काम रेफरेंसिंग के लिए ही यूज होता है। ठीक है, अब इसकी आईडी मैंने नो दे दी। ठीक है, और इसको दे दिया, ये है नो रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, तो यस और नो आपका दोनों आ चुका है। अगर आप यस सेलेक्ट करेंगे या नो सेलेक्ट करेंगे। और इससे ऊपर जो हम अगर लिख सकते हैं कि हमें कुछ एग्रीमेंट के लिए कुछ लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पैराग्राफ में लिख देते हैं, जो जैसे हमारे नॉर्मल फॉर्म में हुआ करता है। बीच में लगा दिया मैंने। ठीक है, और इसका सबमिशन ओके। ठीक है ना, तो प्लेसमेंट्स का ध्यान आपको रखना पड़ेगा यदि ये कितना ऑल्टर कर गया चीजें। तो हमारा एक फॉर्म भी बन गया जिसमें हम रिस्पॉन्स भी सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, रिव्यू एग्री और नॉट इस तरीके का हम कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर।
ठीक है। तो जो ऊपर आप CSS का जो बता रहे हैं इसके से प्रॉब्लम हो रही थी तो उसमें आपने विड्थ खत्म कर दी, क्या किया था? हाँ, विड्थ मैंने 50% जो दी हुई थी वो खत्म मैंने खत्म कर दी। ठीक है, तो इसलिए वो क्योंकि इनपुट पे लगाई हुई थी हमने, अब वो इनपुट 50% विड्थ ले रहा था जिसकी वजह से वो गड़बड़ हो रही थी, उसका लेवल पीछे चला जा रहा था। ठीक है, तो अब ये सही हो गया फॉर्म आपका। अब और क्या क्या चीजें हो सकती हैं फॉर्म में वो देखना है। और क्या क्या होता है फिर, कोई बताए मुझे। ये तो एग्री बटन हो गया। चेक बॉक्स होता है, चेक बॉक्सेस होते हैं, कैप्चा, कैप्चास होते हैं। कैप्चास तो खैर बहुत एडवांस चीज हो गई। थोड़ा बेसिक पे बात करते हैं। ड्रॉप डाउन्स होते हैं, चेक है ना, चेक बॉक्सेस होते हैं, ड्रॉप डाउन्स होते हैं। तो अब हम चेक बॉक्सेस या ड्रॉप डाउन्स की बात करें। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं चेक बॉक्सेस की। तो अब एक चेक बॉक्सेस का एग्जांपल देख लेते हैं। यहीं पर ही मैं एक और पैराग्राफ लेता हूं। कोर्सेज, सपोज है कि आपको रजिस्ट्रेशन ही कोर्सेज के लिए करना है। तो अब कोर्सेज के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इनपुट बॉक्सेस लगाना शुरू करेंगे, चेक बॉक्सेस वाले। तो चेक बॉक्सेस किस तरीके से काम करते हैं। टाइप क्या होगा, चेक बॉक्स। ठीक है, टाइप हो गया आपका चेक बॉक्स। आईडी दे दी मैंने इसको, सपोज BCA। ठीक है, मैंने इसको आईडी दे दी BCA, या फिर अपना वाला थोड़ा रेफरेंसिंग कर लेते हैं। मैंने दे दी इसको फुल स्टैक। ठीक है, मैंने इसको आईडी दे दी फुल स्टैक। ठीक है, नेम दे दिया मैंने इसको वही सेम। नेम का भी इसमें भी वही करना है, ग्रुपिंग करनी है हमें, चेक बॉक्सेस की ग्रुपिंग करनी है। तो हम इसका नेम क्या देंगे, मिलता जुलता नेम देंगे। ठीक है, तो हमने इसको नेम दिया, लेकिन ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स इंडिविजुअली काम करता है। तो हमें क्या सेम करने की जरूरत है नेम को, नहीं। रेडियो बटन पे सेव करने की जरूरत इसलिए थी, उस नेम के बेसिस पर वो ग्रुपिंग इस तरीके से करता है कि एक सा रिस्पांस अगर सेलेक्ट करता है तो दूसरे से रिस्पांस खुद ब खुद हट जाए, ऑफ हो जाए। ठीक है, यहां पर उसकी जरूरत नहीं है, तो यहां पर हम एज इट इज दे देते हैं और हम यहां पर इसको लेबल लगा देते हैं। इसका लेबल बाद में रखते हैं हम। ठीक है, तो लेबल हमने दे दिया, जैसे सपोज फॉर अब देखिए यहाँ पर दोनों के लिए ले सकते हैं आप, क्योंकि लेकिन नेम प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर आईडी से भी कर सकते हो इसे आइडेंटिफाई, और या नेम से। आप मैंने फिर बताया किसी भी आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट के तौर पर अगर आप यूज करना चाहो तो दोनों को यूज कर सकते हो, आईडी को भी नेम को भी, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फुल स्टैक, जो कि इसका नाम भी है, नेम भी हमने ये रखा है, आईडी भी यही रखी है। तो हमने ये चेक बॉक्स लगा दिया। अब इसको देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, बन गया चेक बॉक्स ये फुल स्टैक नाम से। ठीक है, और चीजें बनाते हैं और लगाते हैं इसमें, और इनपुट बॉक्सेस लगाते हैं ताकि हम थोड़ा अच्छे तरीके से देख पाए ये एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि इनके अराउंड डिवीजन बना दूं? नहीं, इसे जैसे फुल स्टैक है इसके अंदर सब डिवीजन कर देते हैं, जैसे फ्रंट एंड बैक एंड और कोर्स में। फुल स्टैक के अंदर भी डिवीजन करना है फर्दर? हाँ, जैसे यस और नो का ऑप्शन था ना, तो इसके अंदर भी ऑप्शन होना चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड या बोथ सेलेक्ट करना है। ऐसा 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 यूज केस आपने कब देखा है? नहीं, सिलेक्शन के लिए गिने, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, देखिए। अब मान लीजिए एक कोर्स है हमारा फ्रंट एंड, या फिर अभी ले लेते हैं कि ये कोर्स है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज AI। ठीक है,
ठीक है, ये लग गया। अब यहाँ पर एक जो चीज रह गई दैट इज वी आर टैग। ठीक है, एक और कोर्स बन गया। अब देखिए पर्पस क्या होता है चेक बॉक्स का, हम मल्टीपल चेक्स लगा सकते हैं इंसान को। ठीक है, तो चेक बॉक्स यूज केस पर डिपेंड करता है। अगर आप यस नो वाला सिलेक्ट करवाना चाह रहे हो तो आपको रेडियो बटन के थ्रू ही हो पाएगा, क्योंकि यस या नो क्या है, सिंगल मतलब आप उसमें एक पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उनमें से। ठीक है, और चेक बॉक्सेस में क्या है, मल्टी सिलेक्ट है कि आप एक साथ मल्टीपल रिस्पॉन्स दे सकते हो। तो ये आपके यूज केस पर डिपेंड करता है कि आपको किसी रेस्पॉन्स के लिए कौन से कंपोनेंट की जरूरत है। ठीक है, अगर मुझे किस किस कोर्स में रजिस्टर करना है यही यूजर से सबमिट करवाना है तो मैं इन दोनों पे चेक लगवाऊंगा। अगर उस यूजर को सिर्फ एक कोर्स बाय करना है, एक करेगा बस वो, या तो फुल स्टैक या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और मुझे उससे पूछना है कि भाई आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हो, हाँ या ना में जवाब दें, तो वो क्या करेगा, यस या नो। ठीक है, तो डिपेंड किस पे करता है कि आपका सिनेरियो क्या है, आप किस यूज केस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, आपके सामने यूजर क्या अपनी मतलब रिस्पॉन्स सबमिट करेगा जो आपको चाहिए। और ये एट दी एंड ये सारा डेटा कहां जाना है, बैकएंड। ठीक है, आप क्या करोगे जब यूजर ये सबमिट कर देगा फॉर्म, तो आप बैकएंड पर उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट पर उसका अकाउंट बनाओगे, उस अकाउंट में इस कोर्स पर रजिस्टर कराओगे जो उसने कोर्सेज सेलेक्ट करे होंगे, और एग्रीमेंट सेलेक्ट करोगे कि भाई एग्री किया था इसने या नहीं किया था प्रॉपर्ली। ठीक है, जब जाकर आपका क्या होगा, ये सारा डेटा हमारा सेव हो जाएगा। अगली बार यूजर को साइन अप करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, उसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करोगे और वो अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉगिन करेगा यहाँ। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं। इसमें हम क्या क्या चीजें ऐड कर लेते हैं, हम इसमें ऐड कर लेते हैं ईमेल। हमने एक इनपुट टाइप देखा था ईमेल, तो क्या था वो, फोन नंबर। ठीक है, ईमेल था, और क्या था, पासवर्ड। सबसे जरूरी, पासवर्ड सेट नहीं करेंगे आप, पासवर्ड, तो पासवर्ड फील्ड अलग होती है। पासवर्ड फील्ड आपने ऑब्जर्व करी होगी कि पासवर्ड फील्ड किस तरीके की होती है। एग्जैक्टली, जो भी इनपुट आप उसमें फिल आउट करते जाते हो वो डॉटेड फॉर्म में दिखता है या हिडन फॉर्म में दिखता है। ठीक है, दैट इज योर पासवर्ड। तो वो कैसे बनता है, चलो पासवर्ड देख लेते हैं पहले। मैं क्या करता हूं, एक इनपुट बॉक्स ले लेता हूं शुरू में ही। यहां पर मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया, इसको मैंने नेम भी दे दिया पासवर्ड, प्लेस होल्डर भी मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज, मैं इसको सेव कर दूंगा अगर, तो अब एक चीज ऑब्जर्व करिएगा कि क्या है, सॉरी लास्ट में पासवर्ड, चलिए वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पासवर्ड, ठीक है, अब मैं इसमें देखिए कुछ भी फिल कर रहा हूं तो दिख रहा है, गड़बड़ है ना ये तो। हमें क्या चाहिए, इनपुट टाइप फील्ड जो है क्या चाहिए, पासवर्ड। तो देखिए अगर हम यहाँ पर जाएंगे इनपुट फील्ड में, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप है ही जो एट्रीब्यूट हम पढ़ रहे थे, और इसमें देखिए क्या है कुछ ऐसा, हम सर्च करेंगे पासवर्ड, तो ये आ गया पासवर्ड। अब देखते हैं दोबारा, तो मैं जो भी लिखूंगा इसमें वो हिडन फॉर्म में। ठीक है, तो आपका पासवर्ड जी ऑटोमेटिकली हिडन हो जाएगा। हाँ, आपको टाइप से पासवर्ड देना है, HTML ने उसके लिए इनपुट बनाया हुआ है पासवर्ड इनपुट। इसमें एक चीज और होती है, जैसे कैरेक्टर्स वगैरह देने होते हैं, अपर या लोअर केसेस यूज करते हैं। वो वैलिडेशन है, वो वैलिडेशन है, वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाओगे, वो काम इसका नहीं है। ठीक है, जो आई का ऑप्शन जो आता है पासवर्ड टाइप से जो आता है आई का ऑप्शन, हाँ हाँ, वो वो जावास्क्रिप्ट टूल टिप, दैट इज योर टूल टिप। टूल टिप क्या है, वो अपने आप में एक HTML कंपोनेंट है। वो एक्चुअल में जो आई आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, सिंपल एक डिवीजन, एक पैराग्राफ है
मतलब एक स्पैन कह लीजिए, स्पैन एलिमेंट है, उसके अंदर आई लिखा हुआ है उन्होंने, और उसको लिंक बनाया, वो उसको एक ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है जिस पर टूल टिप लगाई हुई है, जिस पर वो क्या दिखता है, कैसा दिखता है, होवरिंग, जैसे उस पर होवर करके जाती है तो वो दिखाता है आपको कि इसके अंदर जो पासवर्ड फिल करना है वो किस तरीके का होना चाहिए। ये सारी चीजें जब आप करेंगे, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, बूटस्ट्रैप करेंगे, जब ये सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे, सब कुछ है। एक शो का भी ऑप्शन मतलब होता है पासवर्ड में? पासवर्ड में शो का ऑप्शन होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर आप एक आइकन लगाएंगे, इसके साथ ही आई आइकन, उसके क्लिक पर क्या होगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होगा काम। क्या होगा कि पासवर्ड है, जैसे ही आप उस आई आइकन पर क्लिक करेंगे वो उसका इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, टेक्स्ट, और टेक्स्ट होते ही ये दिखने लगेगा। और जैसे ही उस आई पर दोबारा क्लिक करेंगे और आई का साइन कैसा हो जाएगा, फिर हिडन का क्रॉस वन करा जाता है स्लैश, उस पर दोबारा क्लिक करेंगे, इसका टाइप कैसे हो जाएगा वापस से, पासवर्ड वो वापस आएगा। दैट्स टोटली जावास्क्रिप्ट बेस्ड लॉजिक। ओके, सो सारे काम होते हैं, ठीक है। आपको ये चीज करना आना चाहिए, आप लोगों को ये चीज सीखनी है, यही पर्पस है, ठीक है। स्पोर्ट्स का पर्पस क्या है, यही है कि ये सारी चीजें आप लोग जो माइन्यूट चीजें अपनी रोजाना की लाइफ में देखते हो, जो वेबसाइट्स पर होती है कि ये पासवर्ड हाइड, इन सब के पीछे लॉजिक लिखा हुआ है, इन सब के पीछे कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट एग्जीक्यूट हो रहा है जो कि ये सारे काम लेकर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए वही पर्पस है कोर्स का कि आपको ये सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। तो हम बेसिक अभी HTML पर बात कर रहे थे, तो अब हमने जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड लगा दिया है। ईमेल टाइप भी होता है, ईमेल टाइप का पर्पस क्या है, टाइप ईमेल क्यों बनाया गया उसको, उसका पर्पस बस ये है कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट के कुछ इनबिल्ट वैलिडेशंस होते हैं जो कि वो ईमेल एनोटेशन पर दे देता है कि अगर आप उसे सबमिट करने जाओगे और उसमें ईमेल फॉर्मेटिंग नहीं दी हुई है, आपने प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, तो वो एरर थ्रो करता है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, इस तरीके का। नहीं लिखा है तो अगर फॉर्मेट सही नहीं लिखा है तो मेल फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए, abc@xyz.com, ये एग्जैक्ट अगर फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो जो इनपुट टाइप ईमेल वाला इनपुट होगा वो एरर थ्रो कर देगा वाया जावास्क्रिप्ट। ठीक है, देखते हैं उसको। आपने अब क्वेश्चन करा है तो वो इनपुट बॉक्स भी हम यहाँ पर लेकर आते हैं और देखते हैं कि वो बिहेव किस तरीके से करता है। टाइप में क्या दूंगा, देखिए टाइप एक ईमेल पर्टिकुलर टाइप बनाई हुई है, क्यों बनाई हुई है, उसका पर्पस क्या है, यही पर्पस है कि ईमेल, इसमें सिर्फ टाइप क्या जाएगी कि ईमेल का करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए। तो मैं हम कह सकते हैं कि जावा हो HTML में जावास्क्रिप्ट का यूज हो रहा है बैकएंड पर जी, HTML में भी जावास्क्रिप्ट का यूज हो रहा है बैकएंड पर, और ये ज्यादातर ईमेल लगाता तो ऑटोमेटिकली वो ईमेल टाइप देगा, इसका मतलब है कि ईमेल को समझ लॉजिक लगा नहीं, ये एट्रीब्यूट जो है, ये फंक्शनलिटी HTML कंपाइलर HTML के इंटरप्रेटर की है, ये HTML कर रहा है, ठीक है। तो सब कुछ ना कोडिंग हुई होगी। हाँ नहीं, जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशन किस तरीके के होंगे, जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशन तो आप कस्टमाइज वैलिडेशन कर सकते हो। कस्टमाइज वैलिडेशन कैसे, आपने एक लेटर लिखा, इसके अंदर सिंगल लेटर भी लिखा, ए लिख दिया सपोज, और आपका इनपुट फील्ड ने @ लिख दिया, सपोज दैट @ एक स्पेशल कैरेक्टर है, आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, या फिर हाइफन बना दिया आपने स्पेशल कैरेक्टर, और आपका इनपुट बॉक्स वो स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेना चाहिए, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इनपुट के चेंज होते ही उस कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेगा कि क्या वो स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है, और इवन उस पर भी वैलिडेशन थ्रो कर देगा, सिंगल कैरेक्टर पर भी। तो जावास्क्रिप्ट में तो इतना कस्टमाइजेशन है कि आप एक एक की स्ट्रोक, आपका एक एक इनपुट की स्ट्रोक जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, इस पर फिल होने वाला। ये जो एट्रीब्यूट, ये जो वैलिडेशन है, ये सिर्फ HTML ही दे देता है, ये तो बेसिक HTML ही प्रोवाइड करा देता है। अब जैसे ये ईमेल है, ईमेल पर मैं कुछ भी लिख दिया
और मैं सबमिट करने जाऊंगा तो देखिए क्या लिख रहा है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। ये दिखाई दे रहा है ना, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, दिस इज मिसिंग एन @ पूरा बताया आपने आप। ये HTML ही दे रहा है तो अभी तो मैंने जावास्क्रिप्ट का कोई वैलिडेशन लगाया भी नहीं है, ठीक है। अब इसको ही अगर मैं करेक्ट कर दूं, अभी देखिए प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग @ अब वो गाइड करता चल रहा है कि @ के बाद भी प्रॉपर एक पार्ट लिखिए। जी बिल्कुल। अब ये सही है, अब सही है, अब कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। ये हुआ प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट, तो इसलिए वो समझ में आया। ईमेल टाइप देने से क्या फर्क पड़ गया यहाँ पर, क्या ये कहीं और आया था, ये यहाँ पर आ जाएगा ही। अगर मैं इसको ये करूंगा तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूं, नहीं भी लिखूं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, HTML के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज, एक वैलिडेशन हम HTML में भी लगा सकते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या करेगा, अब ये एरर इसी तरीके का एरर देगा, लेकिन क्या कहेगा कि इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप। जरूरी है। हाँ जरूरी है, एक मिनट उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। देखिए प्लीज फिल इन दिस फील्ड, मैंने जिस पर रिक्वायर्ड लगाया वहां पर क्या है, वैलिडेशन एरर दे दिया उसने, प्लीज फिल इन दिस फील्ड। पहले नहीं आ रहा था, पहले तो ब्लैंक भी सबमिट हो रहा था जब तक मैंने रिक्वायर्ड नहीं लिखा था। जैसे ही मैंने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा दिया तो ये अब ये एरर शो करता है। नॉर्मल फॉर्म फिल करते हैं तो गेट करके स्टार बना आता है, एग्जैक्टली इसी के थ्रू होता है। नहीं, वो इसके थ्रू नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट एरर है। देखिए वो कैसे है, आपने जैसे फिल करा, आपने यहाँ पर फिल करना स्टार्ट किया, आपने सबमिट बटन पर क्लिक किया, सबमिट बटन पर जो फंक्शन कॉल हो रहा है जावास्क्रिप्ट का, वो इस इनपुट फील्ड में चेक करेगा, इस इनपुट फील्ड से आने वाले रिस्पांस में कहीं को ब्लैंक तो नहीं है। ब्लैंक ना होने पर इसके नीचे ही एक पैराग्राफ लगा देगा रेड कलर का, उसमें वो लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन ऑफ दिस फॉर्म। ये जावास्क्रिप्ट ये काम आपका ये नहीं करेगा, ये इस HTML बेस्ड वैलिडेशन इतने तक ही है, ठीक है। और ये वैलिडेशन भी कब एक्टिवेट होते हैं, जब इसका टाइप क्या हो, सबमिट। ये याद रखिएगा, इसका टाइप सबमिट होना जरूरी है क्योंकि फॉर्म से एसोसिएटेड वैलिडेशंस है, ठीक है। सबमिट नहीं होगा तो ये भी नहीं शो करेगा। नहीं, पहली बात तो फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा अगर टाइप सबमिट नहीं दूंगा मैं। HTML जो था वो पहले फॉर्म सबमिशन हम किस तरीके से करते थे, उसका टाइप सबमिट देना होता था बटन में फॉर्म के साथ, तभी वो सबमिट करता था। पहले HTML में कोड इसी तरीके से लिखा जाता था जब तक जावास्क्रिप्ट इतनी इवॉल्व नहीं हुई। लेकिन अब जब सारे जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स इवॉल्व हो चुके हैं, सारी चीजें इवॉल्व हो चुकी हैं, API पर रिक्वेस्ट लगाना, सर्वर से इंटरेक्शन करना जावास्क्रिप्ट हैंडल करने लगा है, तो हम कहीं पर भी किसी भी चीज से कोई भी डेटा लेकर और कहीं पर भी भेज सकते हैं, ठीक है। चाहे वो फॉर्म भी ना हो, इवन फॉर्म भी ना हो, सिंपल इनपुट बॉक्स के साथ बस बटन लगा हुआ हो, तब भी वो कर देगा, तब भी वो उसको रिस्पांस को सबमिट कर देगा। फॉर्म और वेबसाइट के अलावा भी कुछ और यूज कर सकते हैं मशीन की कुछ चीजें, जैसे बेसिकली यही काम होता है किसका, फॉर्म और HTML, मतलब फॉर्म और वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए। HTML जैसे फ्रंट एंड में वेबसाइट डेवलप होती है, ज्यादातर सब फॉर्म का एक प्रोसेस ही होता है सब में ज्यादातर। ऐसा तो नहीं है। वीडियो आपने वेबसाइट में वीडियो कॉलिंग नहीं देखी है, या आपने वेबसाइट्स में चैटिंग नहीं देखी है, या आपने वेबसाइट के अंदर और कोई फीचर स्लाइड्स नहीं देखी हैं, या फिर आपने सिर्फ सिंपल इस तरीके की चीजें नहीं देखी हैं कि टेबल्स पर लगने वाले और भी पेजिनेशंस या इस तरीके की चीजें, ये सारी चीजें आपको क्या लगता है, ये सारी चीजें सब जावास्क्रिप्ट वाया जावास्क्रिप्ट HTML CSS ही होती है। आपने साइड बार्स देखी होंगी, वहां पर क्या नहीं होता वेबसाइट पर, सिर्फ फॉर्म्स का होते हैं। फॉर्म्स तो एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जब जहां पर यूजर का रिस्पांस सबमिट कराना होता है। अब यूजर किस तरीके से अपना डेटा भेजेगा वो तो फॉर्म से ही ले सकते हो ना, और उसके लिए और क्या तरीका है। यूजर अपना डेटा किसके थ्रू लेता है, फॉर्म के थ्रू फिल करता है। फॉर्म में क्या क्या चीजें होती हैं, टेक्स्ट एरिया, हाँ टेक्स्ट एरिया यहाँ से याद आया, टेक्स्ट एरिया रह गया, तो टेक्स्ट एरिया भी एक कंपोनेंट है। हम फॉर्म पर बात करते जा रहे हैं, अभी हम किसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये तो हमारा चेक बॉक्स हो गया था, इसके अलावा और क्या होता है,
सबमिट बटन की हमने बात कर ली, ठीक है। और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर? इसमें होता है सेलेक्ट, सेलेक्ट इज योर ड्रॉप डाउन, ठीक है। सेलेक्ट इनपुट नहीं है, सेलेक्ट जो है वो इनपुट नहीं है, वो क्या है? सेलेक्ट एक अपने आप में एचटीएमएल टैग है, उसको यूज करते हैं। जैसे ही कोर्सेज था, सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसको ही हम और फर्दर बना लेते हैं आगे। मोड, ठीक है। अब मोड के अंदर हम सिलेक्ट किस तरीके से देंगे? ठीक है, मोड के बाद हमने यहां पर एक बना दिया सिलेक्ट, ये हमने बना दिया सिलेक्ट, हमारा सिलेक्ट बन गया। अब अभी ये सिलेक्ट ऐसे ही काम नहीं करेगा, इसको हमें क्या देने पड़ेंगे? ऑप्शंस, जो इसके जैसे लिस्ट आपने यूएल और एलआई देखा था, इसमें भी सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर है कि सिलेक्ट इंडिविजुअली उससे सिर्फ कंपोनेंट तो बना देगा, लेकिन उसके अंदर के ऑप्शन किसके थ्रू आएंगे? ऑप्शंस के थ्रू। तो आपको यहाँ पर सब में ऑप्शन में रखना पड़ेगी ये सारी चीजें। ऑप्शन, ऑप्शन क्लोज करा हमने, और ऑप्शन के अंदर हमने लिख दिया पार्ट टाइम रेगुलर, इनकी वैल्यूज दे दी, पार्ट टाइम, रेगुलर, ठीक है। आ जाते हैं इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मोड में सिलेक्ट आया, ड्रॉप डाउन ओपन करते ही प्रॉपर एक ड्रॉप डाउन बन गया, रेगुलर तो रेगुलर, पार्ट टाइम तो पार्ट टाइम, ठीक है। आप मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका हो गया सिलेक्ट, दैट इज योर ड्रॉप डाउन। इसको आप क्या बोलते हैं? और ड्रॉप डाउन बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए पहले से ही कोई वैल्यू सिलेक्ट करी हुई दिखानी है आपको, तो आप उसके लिए क्या कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लैंक भी दिखानी है आपको, मान लीजिए कोई वैल्यू ब्लैंक भी तो हो सकती है, तो एक ऑप्शन ब्लैंक रखते हैं शुरू का। ब्लैंक में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा ब्लैंक में, ब्लैंक इज ब्लैंक, मतलब हम ऊपर शुरू में दिखाएंगे ना, हाँ, प्लीज सेलेक्ट योर मोड, ठीक है, ब्लैंक। सेलेक्ट मोड आ गया, फर्दर चूज किया, जो सिलेक्ट करिए आप, ये आपकी वापस से ब्लैंक वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक कंप्लीट फॉर्म, ठीक है। और इसमें और क्या चीजें होती हैं? एक कमेंट सेक्शन है, सपोज कमेंट सेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? किसी को आइडिया है? कमेंट सेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट एरिया, एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम टेक्स्ट एरिया लेते हैं। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, बता सकता है कोई? आपने नहीं, हाँ वो बात सही है आपकी, रोज एंड कॉलम्स चाहिए, कितना साइज लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया आप इनपुट बॉक्स में क्यों नहीं ले सकते? आप एक बात समझिए, कमेंट अगर किसी को ऐड करना है या रिव्यू ऐड करना है किसी को, ज्यादातर आपने रिव्यूज के लिए देखा होगा कि ऐड योर डिस्क्रिप्शन, ऐड सबमिट योर रिव्यू, तो वहां पर आप रिव्यू पूरा लिखते हो ना, उसके अंदर एक बड़ा बॉक्स होता है। इनपुट बॉक्स कैसा होता है? थोड़ा एनलार्ज होता है, थोड़ा, है ना, जिसमें आप एक पैराग्राफ टाइप लिख पाओ पूरा,
है ना, क्योंकि आपको रिव्यू सबमिट करने के लिए डिटेलिंग चाहिए, ठीक है। तो इनपुट कैसा होना चाहिए, बड़ा इनपुट होना चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, वो जो कंपोनेंट है उसका नाम है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया किस तरीके का होता है दिखाते हैं। अब जैसे मैं यहीं पर ही ऐड कर देता हूं, ऐड कमेंट, है ना, और यहां पर लेते हैं एक टैग जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया को क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, इनपुट फील्ड की तरह है, ठीक है। इसका नेम दे दिया हमने कमेंट, और इसको, इसमें रोज और कॉलम होते हैं, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। रोज और कॉलम क्या डिफाइन करते हैं, दो एट्रीब्यूट्स होते हैं इसमें, रोज और कॉलम। रोज और कॉलम क्या डिफाइन करते हैं, जाहिर है रोज क्या डिफाइन करेगा, कितनी लाइंस आ जाएंगी इसके अंदर। कॉलम क्या डिफाइन करेगा, कितनी विड्थ हो जाएगी इसमें, मतलब कितनी कैरेक्टर ले सकता है, ठीक है। तो अब हम डिफाइन करते हैं रोज। रोज हम ले लेते हैं, सपोज 7 रोज का ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, इसका क्लोजिंग टैग होता है सर अभी वर्ड वो लिमिट वरना दे सकते हैं वरना वो नीचे चला गया, देखिए। सर, हाँ, वर्ड लिमिट भी तो दे सकते हैं किसकी, वर्ड लिमिट। हाँ, इसमें वर्ड लिमिट भी दे सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो वर्ड लिमिट इसके थ्रू नहीं होगी। हाँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें नहीं होते। कॉल दे सकते हैं इसमें, कॉल्स अगर मैं 8 दे दूं, कॉल्स के कॉल कम हो गई ना, 8 कैरेक्टर्स की विड्थ हो गई खाली एक लाइन में, 8 कैरेक्टर्स की। अगर मैं इसको कर देता हूं 60, तो 60 कॉलम्स के बराबर की विड्थ हो गई है इसकी। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, एलोंगेटेड टेक्स्ट फिल आउट कर सकते हो, और ये देखिए वहां पर पहुंचने के बाद खुद ही लाइन चेंज हो जाएगी इसकी। दिस इज योर टेक्स्ट एरिया। इसमें आप लंबे रिव्यूज, कमेंट्स, इस तरीके की चीजें यूजर से इनपुट करवा सकते हो, इसका पर्पस ये है, ठीक है। और क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं फॉर्म्स के, ब्रिंग आउट कीजिए थोड़ा, बताइए। पीडीएफ फाइल करते हैं, हाँ एग्जैक्टली, इनपुट, वो मतलब फाइल टाइप। फाइल टाइप भी क्या है, बेसिकली इनपुट है। कैसे, मैं यहां पर लिखता हूं मैंने यहां लिख दिया अपलोड रेज्यूमे, ठीक है। और मैं यहां पर एक इनपुट बॉक्स बनाता हूं, वो इनपुट ही है, ठीक है। उसका टाइप बस क्या है, वो है फाइल, ठीक है। अब देखते हैं कैसा दिखता है, लिखा चूज फाइल, एक बटन बन गया खुद ही। जब मैंने इनपुट टाइप क्या लिया, फाइल लिया, तो वो यहां पर उसने एक इनपुट टाइप बना दिया, ठीक है, जो कि कैसा है, फाइल टाइप है। अब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा जैसे ही, तो ये क्या ओपन कर देगा, मेरा ब्राउजर ओपन कर देगा। मैं जो भी डॉक्यूमेंट यहां से सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे यहां से। जैसे सपोज मैं कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूं, मैंने यहां पर इसको सिलेक्ट किया, तो वो यहां पर देखिए उसका फाइल का नेम सिलेक्ट होकर आ गया, है ना। तो ये क्या किया उसने, फाइल सिलेक्ट कर ली। ये फाइल सिलेक्ट जो है, ये भी हम एज पूरे इस फाइल को हम सीधे सीधे सर्वर पर सेंड कर सकते हैं। हमें याद रखिएगा, सर्वर पर फाइल्स भी सेंड होती है और स्टोर होती है। आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं तो कहां सेव होती है, सर्वर पर सेव होती है। डायरेक्टली, पहले डायरेक्टली हुआ करती थी कि हम इमेजेस का मतलब एक पूरा ब्लॉग टाइप होता था, जो कि हम उसको क्या करते थे, अपने बैकएंड पर सेव कराते थे।
लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हो सकती थी क्योंकि इमेजेस बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। तो फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या आया, उसमें आसानी किसने करी, क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। आप क्या करते हो, डायरेक्टली अपने डेटाबेस में सेव नहीं कराते उसको एक क्लाउड स्टोरेज पर सेव कराते हो, वहां से उसको यूआरएल मिल जाता है कि ये इमेज इस क्लाउड स्टोरेज पर सेव है इस यूआरएल पर। वो यूआरएल अपनी प्रोफाइल इमेज के सेक्शन फील्ड जो है जो आपके डेटाबेस में होगी वहां पर उसका एड्रेस सेव करा लोगे। एड्रेस छोटी फील्ड है, एड्रेस क्या है, यूआरएल है खाली, ठीक है, उसको सेव करा लिया। आप उस यूआरएल के थ्रू जब भी इमेज को डिस्प्ले कराना होगा तो इमेज यूआरएल को अपने इमेज टैग में दिखा देंगे। अब यहाँ से ही एक और टैग याद ध्यान आया जो कि हम भूल रहे थे, वो था इमेज टैग। इमेज टैग की बात करी थी हमने। अभी हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो अभी फॉर्म्स पर रहते हैं। जब हम कल सीएसएस करेंगे तो उसके साथ हम इमेज टैग भी लेकर आते हैं साथ। कल पे पूरा मेमोरी भी बहुत कम होगी जो हम क्लाउड पे। बिल्कुल, पर्पस वही है। आपका डेटाबेस स्टोरेज जो है, अगर हम उसमें ब्लॉब सेव कराया करते थे पहले, इमेजेस के ब्लॉब सेव हुआ करते थे, तो वो क्या करता था कि एक ब्लॉब बहुत बड़ी वैल्यूज होती है, उसके लिए कैरेक्टर फील्ड बहुत बड़ी लेनी पड़ती थी तभी इमेज सेव हो पाती थी। तो अब उससे और उसकी वजह से क्या होता था, डेटाबेस की स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई होती थी, हमारे सर्वर की स्पेस ज्यादा जाती थी। तो उसके लिए क्या करा गया, क्लाउड स्टोरेज ने कहा कि क्लाउड स्टोरेज जो प्रोवाइडर्स होते हैं, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर जैसे आपका AWS है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि आप अपनी इमेजेस, हम आपको स्पेस प्रोवाइड करा देंगे, आपकी पर्सनल स्पेस होगी और वो कैसी होगी, बिल्कुल प्राइवेट स्पेस होगी। आप हमें अपनी इमेजेस सेंड कीजिए, उनकी यूनिक आइडेंटिटीज के साथ कीजिए, हम उनको आपको एक यूनिक यूआरएल दे देंगे, उस यूनिक यूआरएल से वही इमेज दिखाई देगी हमेशा हमारे सर्वर्स के थ्रू। आप अपनी इमेज हमारे सर्वर्स के थ्रू रेंडर करें, हमारी क्लाउड स्टोरेज के थ्रू रेंडर करें। तो जैसे नॉर्मली जो इमेज सेव होती थी डेटाबेस में, तो सब वो बाइट्स के फॉर्म होती थी या फिर जी जी, वो ब्लॉब्स, एक कॉन्सेप्ट ब्लॉब एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, उस फॉर्मेट में सेव की जाती थी, ठीक है। उससे आप क्या कर सकते हो, वो डायरेक्टली लोकली ही क्रिएट होकर लोकली ही रेंडर करा देता है, वो होस्ट को सेव कर लेते थे, तो वो उस फॉर्मेट में सेव हो जाती थी हमारे पास। वो बहुत तरीके थे, और भी तरीके थे, सिर्फ ब्लॉग तो ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको जिसकी वजह से मतलब जो पहले सेव हुआ करता था, लेकिन ये फेलियर का बहुत बड़ा रीजन है कि हम अब क्लाउड स्टोरेज पर मूव कर रहे हैं, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज बेटर है, प्लस स्पेस हमारे पास ज्यादा होती है क्लाउड स्टोरेज पर, तो हम जितनी बाय कर ले उतनी स्पेस मिल जाती है हमको, परमानेंट स्टोरेज होता है और परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है, वहां पर सारी चीजें सेफ हैं। क्योंकि क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर तो सारा अपना जो हमें कमिटमेंट देते हैं वो देते ही इसी बेसिस पर है कि हमारी स्टोरेज पर आपका डेटा सेफ रहेगा बिल्कुल, ठीक है, और हमेशा रोबस्ट होगा कि कहीं पर कोई हमारा सर्वर डाउन होता है तो दूसरे सर्वर से हम आपका डेटा प्रोवाइड करा कर देंगे आपको, ठीक है, सारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो जो भी खैर उनका मैकेनिज्म रहता हो, हम उसमें डिटेल में नहीं जाते, लेकिन हम जब कॉन्सेप्ट निकाला कि इमेजेस को अपलोड कैसे किया जाता है, तो इस तरीके से होता है बैकएंड में। ये सारा काम भी आपको बैकएंड कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा कि आप इमेजेस AWS क्लाउड स्टोरेज पर, पहली बात तो इस तरीके का फॉर्मेट हम रिसीव कैसे करेंगे यूजर से। नॉर्मल फॉर्मेट रिसीव करना और फाइल बेस्ड फॉर्मेट रिसीव करने में फर्क है। नॉर्मल को आप सिंपली जेसन फॉर्मेट में भी कर सकते हो, दैट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। वो क्या होती है, वो जब जावास्क्रिप्ट से अवेयरनेस होगी तब आपको पता चलेगा। और इसके लिए सबमिशन जो है वो अलग तरीके का होता है, जैसे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम इमेजेस भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, आपको बैकएंड में ये चीज पूरी सिखाई जाएगी कि आपको यूजर से अगर डेटा इमेजेस या कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में उसके साथ आ रहा है तो हमें डेटा किस फॉर्मेट में रिसीव करना है यूजर से एज अ बैकएंड डेवलपर, और हमें यहाँ पर फ्रंट एंड से बनाना कैसे है ये आपको फ्रंट एंड में भी सिखाया जाएगा। इसको बनाने का तरीका भी अलग होता है नॉर्मल से, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में फॉर्म डेटा बनाने का तरीका भी अलग होता है जब हम किसी इमेज के साथ भेज रहे होते हैं। तो ये सिर्फ एक आपके पूरे फॉर्म में सिर्फ एक इमेज का आ जाना जो है वो आपके पूरा जो फ्रंट एंड और बैक एंड आपका चेंजेस हैं उनको ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है, कि आप रिस्पॉन्स जनरेट किस तरीके से करोगे इसका तरीका डिफरेंट हो जाएगा, बैक एंड रिस्पॉन्स रिसीव कैसे करेगा इसका तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है।
समझ रहे हैं? तो ये दोनों मेथोडोलॉजी सीखना कितना जरूरी है आपको, फ्रंट एंड भी साथ साथ बैक एंड भी, ठीक है, कितना जरूरी है। इसलिए आपको जब तक आप फुली ऑपरेशनल वेबसाइट जब भी बना पाओगे, फुल स्टैक डेवलपर आप तभी कहलाओगे जब ये सारी स्किल सेट आपके पास होंगे कि किसी रिस्पॉन्स को सबमिट किस तरीके से करें, सबमिट जो एपीआई को चाहिए किस तरीके से हमारे बैकएंड को चाहिए, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में चाहिए या मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा में चाहिए कि इमेजेस भी जा रहे हैं साथ, ये सारी चीजें सीखना आगे, ठीक है, कोर्स में, ठीक है। तो अब और इसके अंदर क्या रह जाता है, आई थिंक हमारा फॉर्म रिलेटेड चीजें तो सारी ही हो चुकी हैं, ओके। रिफ्रेश के लिए भी तो रहता है सर, कहीं रिफ्रेश के लिए भी रहता है पेज, किसी वजह से फॉर्म एरर आ जाता है, कुछ आ जाता है बड़ा रीसेट, हाँ रीसेट के लिए। गुड। रीसेट के लिए आपने एक बटन देखा होगा, मैंने यहीं पर एक, जब मैं एक बटन लिख रहा था तो मैंने एक टाइप और था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बटन टाइप है, यहीं पर ही एक और टाइप था बटन का, क्या था, रीसेट। मैंने रीसेट किया सब कुछ, जो भी मैं फिल कर रहा हूं मैं रीसेट करूंगा, वापस से फॉर्म अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाएगा जैसा वो स्टार्टिंग में